वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो ना? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करते हैं, यानी कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो कौन से लक्षण कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और इन्हीं आनुवांशिक लक्षणों का गमन कहलाता है आनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी, यानी कि वंशानुगति। ओके, अब इसके बाद हमने देखा कि इस वंशानुगति यानी कि आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आनुवांशिकता का अध्ययन ही कहलाता है आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। इसके बाद हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा, क्योंकि आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इनके जीवन के बारे में पढ़ा। इनका जन्म 1822 में हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी 1884 में। इन्होंने आनुवांशिक नियमों का प्रतिपादन किया था, यानी कि वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया था। लेकिन इनको उस टाइम पर कोई वैल्यू नहीं मिली। इनके जो नियम दिए गए थे उनको बहुत उपेक्षित रखा गया। ठीक है, लेकिन 3 वैज्ञानिक आए थे। पहले वैज्ञानिक थे हॉलैंड के ह्यूगो डिब्बिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक बोन शेरमक। तो इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग कार्य करते हुए आनुवांशिकता के नियमों यानी कि मेंडलवाद की पुनः खोज की थी। तो ये खोज की गई थी सन 1900 में। तो मैंने आपको इतना कल की क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिक शब्दावली के बारे में, यानी कि टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो जेनेटिक्स जो टर्मिनोलॉजी होती है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में कौन कौन से कारक होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं, और उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकी। इसको कहा जाता है जेनेटिक्स। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है आनुवांशिकी शब्दावली, यानी कि जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। तो आनुवांशिक शब्दावली पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि मैं यहां पर जैसे पादप यानी कि पौधों पर अध्ययन किया था मेंडल ने। ठीक है, तो मेंडल ने जिन जिन कारकों के बारे में बताया था वो सभी कारक आनुवांशिक शब्दावली में आते हैं। ठीक है, तो पादप यानी कि पौधा कौन सा लिया था? उसने लिया था मटर, उद्यान मटर, पायसम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग लक्षणों पर उन्होंने प्रयोग किए थे, यानी कि 7 विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे टी कारक है, टी। ठीक है, टी मतलब टॉल, तो मैं इसको लंबाई से व्यक्त करूंगा। ठीक है, टी मतलब लंबा है। जो कैपिटल टी है और जो स्मॉल टी है वो इसका मतलब होता है कि बौना है। ठीक है, तो ये पादप के लक्षण है कि ये यदि कैपिटल टी लिखा जाएगा इसका मतलब पादप है वो लंबा है, और स्मॉल टी लिखा जाएगा इसका मतलब है कि पादप है वो बौना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। तो पहली जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो है जीन। कि जीन क्या है? तो मैंने आपको बताया था जैसे कि आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स है वो ग्रीक भाषा के जीन शब्द से बनता है। किससे? जीन है वो किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसी शब्द के कारण ही किसका निर्माण होता है? जेनेटिक्स का निर्माण होता है। यानी कि जीन होते हैं वो वह कारक होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। ये ऐसे कारक होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को कहां ले जाते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जीन है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था जॉनसन। इनके द्वारा जीन शब्द का सबसे पहले
प्रयोग किया गया था। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आनुवांशिकता जो शब्द था उसका सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर के द्वारा सन 1863 में किया गया था, और जेनेटिक्स यानी कि जो आनुवांशिकी है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो बैटसन के द्वारा किया गया था सन 1905 में। इसलिए बैटसन को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? बैटसन को कहा जाता है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। ठीक है, तो अपन ने जीन पढ़ लिया। अब जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो है युग्म विकल्पी। क्या है? युग्म विकल्पी। तो ये युग्म विकल्पी क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि टी है वो लंबा होता है और टी है वो बौना होता है। तो मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। कितने लक्षणों पर? 7 पर प्रयोग किए थे। तो हम एक लक्षण ले लेते हैं, जैसे पादप की ऊंचाई। मैंने आपको कल की क्लास में टेबल भी बनवाई थी। एक लक्षण हो गया पादप की ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई के 2 विकल्प बनते हैं। ये क्या हो गया? एक लक्षण हो गया। ठीक है, तो इसके 2 विपर्यासी लक्षण कौन से होंगे? अलग अलग इसके 2 विकल्प बनेंगे। पादप है या तो लंबा होगा या फिर बौना होगा। लंबा होगा इसका मतलब इसमें लंबेपन का गुण होगा, लंबेपन का, और बौना होगा इसका मतलब इसमें बौनेपन का गुण होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये 2 विकल्प हो गए, और इन विकल्पों का युग्म क्या कहलाता है? इनका युग्म कहलाता है ये युग्म विकल्पी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है सजीवों में किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जो जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप होते हैं। ठीक है, यानी कि जो पादप की ऊंचाई एक लक्षण हो गया, और इस लक्षण को निरूपित करने के लिए इसको हम 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं कि पादप की ऊंचाई है वो पादप लंबा भी हो सकता है, वो पादप बौना भी हो सकता है। यानी कि इन दोनों विकल्पों का जो युग्म है वो क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी कहलाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सजीव के किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई भी सजीव हो गया, ठीक है, उस सजीव का एक लक्षण हो गया। जैसे सजीव कौन सा है? पादप है। पादप का एक लक्षण है उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो इस ऊंचाई के 2 विकल्प बनते हैं कि पादप लंबा हो सकता है और पादप बौना हो सकता है। तो ये दोनों विकल्पों का युग्म क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सम युग्मजी। अब ये सम युग्मजी क्या होता है? इसी के साथ एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी भी है कि विषम युग्मजी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों को मैं आपको एक साथ समझाता हूं। जैसे कि जो लंबेपन के लिए लक्षण को किससे निरूपित किया जाता है? कैपिटल टी से निरूपित किया जाता है, और बौनेपन के लक्षण को स्मॉल टी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया एक जीन हो गया। ठीक है, तो इनका बनता है ये युग्म विकल्प। क्या बनता है? युग्म विकल्प। तो ये बन गया युग्म विकल्प। ठीक है, यदि ये दोनों जीन होते हैं, ठीक है, यदि ये दोनों जीन यानी कि दोनों युग्म विकल्पी होते हैं, वो समान लक्षण वाले होते हैं। समान का मतलब ये तो हो गया लंबा है तो ये हो गया शुद्ध लंबा। ठीक है, और ये बौना है तो ये हो गया शुद्ध बौना। यदि इनका संकरण कराया जाए और आगे बनने वाली पीढ़ी में जो संतति का निर्माण होता है वो यदि इस प्रकार से बनता है, ठीक है, लंबा और बौना। ठीक है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो जीन है, जो युग्म विकल्पी हैं, वो दोनों कौन से हैं? समान हैं। समान दिख रहे हैं ना, यहां पर दोनों कैपिटल टी हैं, और यहां पर जो युग्म विकल्पी हैं वो दोनों समान हैं, यानी कि दोनों स्मॉल टी हैं। और यहां पर जो युग्म विकल्पी है उसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, यानी कि इसमें लंबेपन का भी लक्षण है और इसमें बौनेपन का लक्षण है। तो जो समान युग्म विकल्पी पाए जाते हैं किसी भी लक्षण में, तो वो कहलाता है समयुग्मजी। ठीक है, और यदि जो जीन होता है उसके युग्म विकल्पी वो असमान पाए जाते हैं, वो कहलाता है विषम युग्मजी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी लक्षण के जो जीन होता है कि तो दोनों युग्म विकल्पी होते हैं, दोनों युग्म विकल्पी
कैसे होंगे, समान, तो क्या कहा जाएगा, तो समयुग्मजी कहा जाएगा। और यदि जो लक्षण के जो जीन है उसके दोनों जो युग्म विकल्पी हैं, दोनों युग्म विकल्पी यदि असमान पाए जाते हैं तो कहा जाएगा विषम युग्मजी। ठीक है, इसकी तरह से यदि दोनों युग्म विकल्पी हैं, किसी एक लक्षण को निरूपित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी, यानी कि इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, तो दोनों जो युग्म विकल्पी है वो दोनों समान है इसमें, और इसमें भी दोनों युग्म विकल्पी समान है, तो क्या कहा जाएगा, ये कहे जाएंगे समयुग्मजी। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो दोनों युग्म विकल्पी होते हैं वो असमान होते हैं, तो इनको कहा जाएगा विषम युग्मजी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप, और इसी के साथ जीन प्रारूप भी देख लीजिए। जीन प्रारूप, इसको बोलते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप, और जीन प्रारूप को कहा जाता है जीनोटाइप। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं, ये होता है लक्षण प्रारूप और ये होता है जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप में क्या होता है, यदि किसी भी लक्षण को निरूपित करने वाले जो जीन के जो युग्म विकल्पी होते हैं उनकी बाह्य स्थिति को देखा जाता है, यानी कि पौधा बाहरी रूप से किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, वो अपने लक्षणों को किस प्रकार से प्रकट कर रहा है, तो वो तो आता है लक्षण प्रारूप के अंदर। और यदि उस युग्म विकल्पी की आनुवंशिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिक संरचना को देखा जाता है, यानी कि जीन के प्रकार को देखा जाता है, तो वो आता है जीन प्रारूप के अंदर। जैसे कि यदि ये शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने से इस प्रकार का संकरण होता है तो आगे जाके F1 पीढ़ी में ये पादप प्राप्त होते हैं, सभी पादप लंबे प्राप्त होते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको ये। ठीक है, यानी कि दोनों कैपिटल टी, ये समयुग्मजी हो गया, शुद्ध लंबा हो गया, ये भी समयुग्मजी हो गया, शुद्ध बोना हो गया, इनके संकरण से बनता है इस तरह से। ये कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे पादप प्राप्त होते हैं, यानी कि इसमें लंबाई का भी गुण है और इसमें बौनेपन का भी गुण है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये पादप अपनी प्रभावता के कारण कैसा दिखाई देता है, लंबा दिखाई देता है, यानी कि बौनेपन के गुण होने के बाद भी यह पादप लंबा दिखाई देता है, तो यह क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। इसका मतलब होता है जब जो जीन होता है वो अपने लक्षणों को स्वयं प्रकट करता है, स्वयं प्रकट करता है। ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, लक्षण प्रारूप के अंदर आएगा। और जब जो जीन होता है वो अपने लक्षणों को स्वयं प्रकट नहीं कर पाता है, यानी कि स्वयं प्रदर्शित नहीं कर पाता है, प्रकट नहीं कर पाता है, तो वो आएगा जीन प्रारूप के अंदर। यानी कि लक्षण प्रारूप में बाहर से देखने पर उसकी संरचना कैसी दिख रही है, वो लंबा है कि बौना है, जो पादप है, तो वो तो आएगा इस लक्षण प्रारूप के अंदर। ठीक है, और उसकी जो जीन संरचना है उसमें देखने में पता चलता है कि दिख तो लंबा है, यानी कि इसका लक्षण प्रारूप है वो तो लंबा है, यानी कि पादप लंबा है, लेकिन इसमें जो जीन है उनकी आनुवंशिक संरचना है उसमें लंबाई का भी गुण है और उसमें बौनेपन का गुण है, तो यह कहलाता है जीन प्रारूप। तो आपको उतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं, इससे हम आगे पढ़ते हैं कि प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं और अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, और उससे आगे फिर और पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण और इसी के साथ अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताए थे, ये तो हो गए, ये दोनों जनक पीढ़ी हो गई, इनके क्रॉस से बनते हैं। ठीक है, तो ये लंबा शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, और इससे कैसे बनता है, लंबा बनता है। तो प्रभावी लक्षण कौन सा होता है, यानी कि यहां से लंबे से और बौने से, इन दोनों से F1 पीढ़ी में
दो लक्षण प्रकट होते हैं। वो कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? वो लंबाई के लक्षण प्रकट होते हैं, जबकि इसमें जो जीन होते हैं वो लंबाई का भी होता है और उसमें बौनेपन का भी होता है। लेकिन लंबाई का है वो अपनी प्रभावता के कारण इतना इसका पावरफुल होता है, ये इतना पावरफुल होता है कि इस बौनेपन के लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये प्रभावी लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण जो खुद को F1 पीढ़ी में यानी जनक पीढ़ी में क्या कर पाते हैं? प्रदर्शित कर पाते हैं, प्रदर्शित कर पाते हैं। जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पादप से जो संकरण करवाया जाता है तो वो लंबा पादप बनता है। ठीक है, जबकि इस पादप का जो युग्म विकल्पी होता है वो विषम युग्मजी होता है, यानी कि इसमें लंबेपन के साथ साथ बौनेपन का भी गुण पाया जाता है। फिर भी इसका लक्षण प्रारूप है वो लंबा, यानी कि ये लंबा दिखाई देता है, जबकि इसके जीन प्रारूप में लंबा और बौनापन दोनों का गुण पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें जो लंबाई का जो गुण होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है, जो बौनेपन के गुण को प्रदर्शित नहीं करने देता है। तो जो लक्षण प्रदर्शित हो सकता है वो लक्षण होता है प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाता है, वो अपनी पहचान नहीं बना पाता है, वो होता है अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण हो गया ऐसे लक्षण जो खुद को संतति पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते, प्रदर्शित नहीं कर पाते, तो ऐसे लक्षण कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एक संकर संकरण यानी कि मोनी हाइब्रिड क्रॉस। तो एक संकर संकरण में क्या होता है? एक लक्षण की वंशानुगति का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन। ठीक है, इसी प्रकार से द्विसंकर संकरण भी होता है और इसी प्रकार से त्रिसंकर संकर संकरण भी होता है और इसी प्रकार से बहुसंकर संकरण भी होता है। ठीक है, तो इनकी यही परिभाषा है। ठीक है, यदि एक संकर संकरण है इसमें यह है कि एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाएगा। द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाएगा, दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन। और त्रिसंकरण में तीन लक्षणों की, कितने लक्षणों की? तीन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाएगा। उसी प्रकार से बहुसंकर संकरण में जब तीन से ज्यादा लक्षण और इन लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाएगा, वंशानुगति का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा, तो वो कहलाएगा बहुसंकर संकरण यानी कि पॉली हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो एक संकर संकरण में एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करेंगे। जैसे कि यदि कोई पादप है उसकी हम ऊंचाई का अध्ययन कर रहे हैं तो वो आएगा एक संकर संकरण में। इसी के साथ साथ ऊंचाई के साथ रंग का अध्ययन कर रहे हैं तो 2 में आएगा। उसके बाद हम फली की आकृति का अध्ययन कर रहे हैं तो 3 में आएगा। और उसी के साथ बीज का भी अध्ययन कर रहे हैं तो क्या में आएगा? बहुसंकर संकरण में आएगा। तो इसी प्रकार से लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन और उसके हिसाब से संकर संकरण कहलाता है। समझ में आ गया आपको यहां तक? इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इसके बाद भी वो है संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण। और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है व्युत्क्रम संकरण। ओके, तो इन तीनों के बारे में देखते हैं कि परीक्षण संकरण क्या होता है, संकर पूर्वज या पश्च संकरण क्या होता है और व्युत्क्रम संकरण क्या होता है। हमने यहां पर क्या किया, इन दोनों लंबाई और बौनेपन के पादप से हमने एक लंबा पादप प्राप्त किया, तो ये होती है अगली पीढ़ी हो गई। ठीक है, यानी कि संतति पीढ़ी हो गई, संतति। इसको F1 पीढ़ी भी कहा जाता है। मैं अभी आपको ये बताने वाला हूं थोड़ी देर में। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो लंबाई वाला कैपिटल T वाला लक्षण था वो प्रभावी लक्षण था
और स्मॉल टी वाला लक्षण था वो अप्रभावी लक्षण था। ठीक है, तो जो संतति प्राप्त हुई है ये इसके जनक हो गए। इन जनकों से ये संतति प्राप्त हुई है। यदि प्राप्त संतति का यदि अप्रभावी वाले जनक से क्या करवा दिया जाए, संकरण करवा दिया जाए, तो वो संकरण कहलाएगा परीक्षण संकरण। कौन सा संकरण? परीक्षण संकरण। जब प्राप्त संतति का संतति प्राप्त हुई है F1 पीढ़ी में, प्राप्त संतति का अप्रभावी लक्षण वाले जनक से संकरण करवा दिया जाए तो वो संकरण कहलाएगा परीक्षण संकरण। और इसी के साथ संकर पूर्वज या पश्च संकरण का मतलब है पश्च संकरण यानी कि पीछे का संकरण। ठीक है, इसको बैक क्रॉस भी कहा जाता है। तो हमको पीछे वाली पीढ़ी से क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है, संकरण करवाना है। जैसे कि ये F1 पीढ़ी में ये वाली हमें संतति प्राप्त हुई है। यदि इस संतति का अपने जनकों, क्योंकि ये तो उसके पूर्वज हो गए, क्योंकि ये जनक से आगे वाली संतति बनी है तो इसको पीछे पहुंचाना है। यदि इस संतति का अपने जनकों में से किसी में से भी यदि एक का संकरण करवा दिया जाए, चाहे वो इस प्रभावी लक्षण वाले जनक से संकरण करवाया जाए, क्या वो अप्रभावी लक्षण वाले जनक से संकरण करवाया जाए, तो वो कौन सा संकरण कहलाएगा? संकर पूर्वज या पश्च संकरण कहलाएगा। इसका मतलब होता है जब संतति होती है, प्राप्त संतति कब प्राप्त हुई है? में F1 पीढ़ी में प्राप्त हुई है। F1 पीढ़ी का किसी भी जनक के साथ संकरण करवा दिया जाए, संकरण करवाया जाए, तो वो संकरण कहा जाएगा संकर पूर्वज या पश्च संकरण कहा जाएगा। क्योंकि जो संतति प्राप्त हुई है, इस संतति के जो पीछे वाली जो पीढ़ी है यानी कि उसकी जनक पीढ़ी हुई, यदि इस जनक पीढ़ी के साथ इसका संकरण करवा दिया जाए, चाहे वो प्रभावी लक्षण वाली हो चाहे वो अप्रभावी लक्षण वाली हो, तो वो संकरण कहलाएगा पश्च संकरण यानी कि संकर पूर्वज संकरण कहलाएगा। ठीक है, और व्युत्क्रम संकरण का मतलब क्या होता है? जैसे कि तो ये दोनों जनक संतति हैं। ठीक है, इन दोनों का हम संकरण करवाते हैं और आगे F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, एक नई संतति प्राप्त करते हैं। तो इससे हमने लिया नर युग्मक और इससे हमने लिया मादा युग्मक। ठीक है, इन दोनों को संकरण से ये वाला प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, ये संतति हमें प्राप्त हो गई। लेकिन हम दूसरा संकरण करवाते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं? इसको तो हम लेते हैं मादा और इसको लेते हैं हम नर युग्मक। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ठीक है, तो इससे जो संतति प्राप्त होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, तो जब युग्मकों का दोनों में क्या उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, तो प्राप्त संतति होगी वो कहलाएगी व्युत्क्रम संतति। कैसी? व्युत्क्रम संतति। संतति और यह संकरण कहलाएगा व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब पहला संकरण होता है, पहला संकरण, तो यह संकरण दो पादपों में करवाया जाता है। जैसे हमने ये वाला पादप माना A और ये वाला पादप माना हमने B। ठीक है, तो पादप A, ठीक है, तो इसके कौन कौन से युग्मक लिए हमने? ये पहले तो लिया कैपिटल T में हमने लिया नर, ठीक है, और स्मॉल t में हमने लिया मादा। इससे जो संतति प्राप्त होती है, इसके बाद हमने दूसरा संकरण करवाया। कौन सा? दूसरा संकरण। तो इस बार हमने क्या किया? पादप तो A ही है, इस पादप में तो ये वाला हमने विकल्प लिया मादा, ठीक है, और बोने वाला जो विकल्प लिया था वो हमने ले लिया नर। समझ में आ गया? तो ये दोनों संकरण एक दूसरे के उल्टे संकरण होते हैं, यानी कि पहले जो नर है वो मादा में बदल जाएगा दूसरे संकरण में, और जो मादा है वो दूसरे संकरण में नर में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो संकरण होते हैं ये कहलाते हैं व्युत्क्रम संकरण। कौन से? व्युत्क्रम संकरण। और व्युत्क्रम संकरण से प्राप्त जो संतति होती है वो कहलाती है व्युत्क्रम संतति। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है? तो जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है जनक पीढ़ी। अब देखते हैं कि जनक पीढ़ी क्या होती है, ठीक है? जनक पीढ़ी के बाद हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी क्या है, इसके बाद देखते हैं F2 पीढ़ी क्या है, और इसके बाद टर्मिनोलॉजी है कि एक संकरण अनुपात
अनुपात और दूसरा है द्विसंकर संकरण अनुपात। ठीक है, तो ये आपकी टर्मिनोलॉजी है जो बच गई है। ओके, अब देखते हैं कि जनक पीढ़ी क्या होती है। तो मैंने आपको, ठीक है, इस तरह से एक पादप ए हो गया, ये पादप बी हो गया। ठीक है, इसमें लंबेपन वाला गुण है, इसमें बौनेपन वाला लक्षण पाया जाता है। इन दोनों से एक संतति प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जनक पीढ़ी क्या होती है। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है वो क्या कहलाती है? जनक पीढ़ी कहलाती है। यानी कि संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? जनक पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, और F1 पीढ़ी क्या होती है? जब जनक पीढ़ी से जो संतति प्राप्त होती है, वो संतति क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, और F2 पीढ़ी क्या कहलाती है? जब F1 पीढ़ी से, यानी कि F1 पीढ़ी के पौधों में जब संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति क्या कहलाती है? प्राप्त संतति F2 पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या है? F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। ठीक है, तो जो संतति प्राप्त हुई है ये इन दोनों जनकों के संकरण से संतति प्राप्त हुई है। तो ये दोनों कौन सी पीढ़ी में आएंगे? ये दोनों आएंगे जनक पीढ़ी में। ये दोनों होंगे जनक पीढ़ी में। ठीक है, तो जनक पीढ़ी के संकरण से क्या बना? संतति प्राप्त हुई। तो इस संतति को कहा जाता है F1 पीढ़ी। और इस F1 पीढ़ी के जब पादपों में संकरण करवाया जाता है, जैसे इन F1 पीढ़ी के जब पादपों में जो संकरण करवाया जाता है, तो जो आगे प्राप्त होती हैं, जैसे ये इस प्रकार भी प्राप्त होंगी, कुछ इस प्रकार भी प्राप्त होंगी और कुछ इस प्रकार भी प्राप्त होंगी। ठीक है, तो आगे जो संतति प्राप्त होती है वो संतति क्या कहलाती है? F2 पीढ़ी की संतति कहलाती है। कौन सी? F2 पीढ़ी की। यानी कि जनरेशन में सबसे पहले जनक पीढ़ी होती है। ठीक है, पेरेंटियल जनरेशन, और उसके बाद आती है F1 पीढ़ी जो फर्स्ट स्टेज की होती है, प्रथम पीढ़ी। उसके बाद प्रथम पीढ़ी के संकरण से क्या प्राप्त होती है? द्वितीय पीढ़ी, यानी कि F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। ठीक है, और इसमें दो टर्मिनोलॉजी और देखिए कि एक संकरण संकरण अनुपात और द्विसंकर संकर अनुपात। तो मैंने आपको एक संकर संकरण पढ़ाया था, यानी कि एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन क्या कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका अनुपात, तो एक संकर जो संकरण होगा उसका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? एक संकर संकरण अनुपात कहलाएगा। और ये एक संकर संकरण के बारे में मैंने आपको बताया था। जब एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो एक संकर संकरण कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से द्विसंकर संकरण का जो अनुपात होगा, उसी प्रकार से द्विसंकर संकरण में जो अनुपात प्राप्त होगा, संतति का अनुपात, वो क्या कहलाएगा? वो द्विसंकर संकरण अनुपात कहलाएगा। और द्विसंकर संकरण में होता क्या है? द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई टर्मिनोलॉजी जो आनुवांशिकी से संबंधित, यानी कि जेनेटिक्स से संबंधित जितनी भी शब्दावली होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जीन क्या होता है, युग्म विकल्पी क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लक्षण प्रारूप क्या है, जीन प्रारूप क्या है। इसके बाद हमने पढ़े थे प्रभावी और अप्रभावी लक्षण पढ़े थे, हमने संकरण पढ़ लिए। उसके बाद हमने जनक पीढ़ी और F1 F2 पीढ़ी पढ़ ली। और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिए? हमने पढ़ लिए ये अनुपात पढ़ लिए, यानी कि एक संकर संकरण अनुपात और द्विसंकर संकरण अनुपात। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो अनुपात शब्दावली है वो कंप्लीट हो गई है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आनुपातिक नियमों के बारे में बताऊंगा, यानी कि जो मेंडल ने आनुपातिक नियम प्रतिपादित किए थे, कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनमें आपस में संकरण करवा के देखेंगे और उसके अनुपातों को देखेंगे, अच्छे से उनका हम अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको वैसे बता दूं कि मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था जिन्हें आनुवांशिकता के नियम कहा जाता है। पहला नियम था प्रभावता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम और जो तीसरा नियम था वो था स्वतंत्र अपभुवन का नियम। ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
ओके। और इस क्लास की पीडीएफ आपको अभी थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है मैंने आपको कई बार बताया है। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और जो पीडीएफ अवेलेबल के नीचे जो ब्लू कलर की जो लिंक होती है उस पर क्लिक करके आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। उससे आप अपने प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना पाएंगे। ठीक है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको नोट्स के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आज अपनी क्लास। और कल क्या शनिवार है तो कल आपका टेस्ट होने वाला है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके आनी है। मैं पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया उसमें से मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके आनी है। इसके साथ आपको कमेंट बॉक्स में सीधा सीधा आंसर बताना है कि जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर बताना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। ओके, समझ में आ गया ना आपके? तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बच्चे जो चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको मिल सके। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और बच्चों तक पहुंच सके, ताकि और बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और वो अपनी क्लासों को आसानी से ले सकें और वो घर बैठे अच्छे से आराम से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से घर बैठ के अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।